तो बच्चों गुड मॉर्निंग। चलो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले बताया था कि जैसा हम लोगों का चैप्टर स्टार्ट हो रखा है, चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया है नेशनलिज्म इन यूरोप। हम लोगों ने बच्चों चैप्टर जो स्टार्ट किया है वो हिस्ट्री का स्टार्ट किया है। एक अच्छा चैप्टर से है नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन यूरोप। तो मैंने आप लोगों को पिछले टॉपिक में पढ़ाया कि बेटे नेशनलिज्म क्या होता है। तो मैंने बताया था कि नेशनलिज्म एक ऐसे मेजर फोर्स के रूप में जनरेट हुआ यूरोप में, जिसने यूरोप के हिस्ट्री में एक मेजर चेंजेस ले आए और उसने नेशन स्टेट को खत्म, वो डायनेस्टिक एम्पायर को खत्म करके उसकी जगह पर नेशनल स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट कर दिया, नेशन स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट किया। तो नेशन स्टेट जनरेट एज अ मेजर फोर्स इन द एंड ऑफ 18th century in Europe and has done a major changes. It has established a nation state in place of the dynastic empire. बस आप अगर आपसे कोई नेशनलिज्म पूछता है तो नेशनलिज्म ओरिजिनेट, नेशनलिज्म जनरेट एज ए वाइटल फोर्स इन 18th century, in the end of 18th century in the history of Europe, and it has swept major changes. It has established the nation state in place of the dynastic empire. मैंने बताया था डायनेस्टिक एम्पायर बच्चों राजाओं के बातों पे डिपेंड करता है, राजाओं के पावर पे डिपेंड करता है। राजा पावरफुल हुआ एम्पायर बहुत बड़ा हो जाता है, राजा कमजोर हुआ बेटा एम्पायर छोटा हो जाता है। ऐसा मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था। फिर मैंने बताया था बेटा कि ये नेशनलिज्म का जो टॉपिक होता है, नेशनलिज्म का टॉपिक जो होता है वो यूरोप से, फ्रांस से ही क्यों स्टार्ट हुआ। तो मैंने बताया था कि फ्रांस का रिवॉल्ट, बाकी रिवॉल्ट से तो बेटा फ्रांस का रिवॉल्ट हुआ था, फ्रेंच रिवोल्यूशन जो हुआ, जो फ्रेंच रिवोल्यूशन जो हुआ वो बाकी रिवोल्यूशन से काफ़ी डिफर है। बाकी जैसे ब्रिटेन का रिवोल्यूशन है, ब्रिटेन या इंग्लैंड के रिवोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा ऑनरेबल रिवोल्यूशन कहते हैं, 1688 में हुआ था। या अमेरिका का रिवोल्यूशन 1776 में हुआ था। तो ये रिवोल्यूशन, दीज रिवोल्यूशन ऑलरेडी अकर्ड बिफोर द फ्रेंच रिवोल्यूशन, बट फ्रेंच रिवोल्यूशन की बेटा अपनी कुछ अलग ही इंपॉर्टेंस है, फ्रेंच रिवोल्यूशन की कुछ अपनी अलग ही वैल्यू है। क्यों? क्योंकि फ्रेंच रिवोल्यूशन पहली बार इक्वलिटी के लिए होने वाला रिवॉल्ट था। बाकी रिवोल्यूशन का एक पर्पस था, जैसे इंग्लैंड का रिवोल्यूशन, इंग्लैंड के रिवोल्यूशन में बेटा क्या हुआ था कि पावर जो थी पीसफुल तरीके से राजा के हाथ से जाकर के बेटे पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड के हाथ में ट्रांसफर हो गई थी। इन द रिवॉल्ट ऑफ द ब्रिटेन द पावर पीसफुली ट्रांसफर फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द किंग टू द पार्लियामेंट ऑफ द इंग्लैंड। देयर वाज नो खून खराबा नहीं हुआ। इसी वजह से बेटा इट इज नोन एज ए ब्लडलेस रिवोल्यूशन, या इसी को कहा जाता है बेटे ब्लडलेस रिवोल्यूशन कहें, या इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों ऑनरेबल रिवोल्यूशन व्हिच अकर्ड इन 1688। दिस वाज द फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ द world, and its main purpose was simply transfer of the power from the hands of the king to the parliament of the England। जबकि बच्चों जो अमेरिका का रिवोल्यूशन था उसका एक पर्पस था, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि 1498 में अमेरिका वाज डिस्कवर्ड बाय मिस्टर कोलंबस। मैंने बताया था कि बेटा पुर्तगाल के राजा ने, स्पेन के राजा ने, जो बेटा कोलंबस था वो स्पेन का रहने वाला था, उसने बेटे वो इंडिया के सर्च में चला था, बट गलती से रास्ता भूल गया और एक नई दुनिया में पहुंच गया। दैट वाज कम टू नोन एज ए उसको बेटे बाद में हम लोग एक नई दुनिया के रूप में खोजे, और बाद में अमेरिगो नाम के एक ट्रेवलर के नाम से उस कॉन्टिनेंट का नाम हम लोगों ने दुनिया ने अमेरिका रखा। ये हम लोगों ने जब हम मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड पढ़ा रहे थे तो आई हैव एक्सप्लेन दैट मिस्टर कोलंबस हैज इन्वेंटेड अमेरिका इन 1492, although he was coming to India, but by the way he misguided the ocean way and has reached a new continent which was later on come to known as a America। तो ये मैंने बता दिया था। तो बच्चों फिर बाद में तो ये मैंने आपको ये बता रहा था, आई वॉज एक्सप्लेनिंग दैट अमेरिका का रिवॉल्ट जो था वो बाद में यूरोपियन ने अमेरिका को अपने ग्रिप में ले लिया, अपने कैपिटल में ले लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया और उसको अपनी एक कॉलोनी बना लिया। तो कॉलोनी से अपने आप को फ्रीडम गेन करने के लिए अमेरिका का रिवॉल्ट होता है 1776 में। तो वो एक अलग बात थी, वो अलग रिवोल्यूशन था। लेकिन फ्रांस का रिवोल्यूशन जो था वो बेटे वहाँ के जो मास्टर लोग थे, वहाँ के जो क्लर्जी और नॉवेल लोग थे,
उन लोगों ने बेटे अपने कंट्रोल में कर लिया था। किसको कर लिया था बच्चों? दे हैव कंट्रोल, दे हैव कैप्चर टू द common people, and all the powers, political, social, economical powers were used by the clergy or noble के through, and the common people were living the life of a slaves की लाइफ जी रहे थे। एक मतलब एक स्लेव, दे वर लिविंग जस्ट लाइक एज ए स्लेव्स। तो इस वजह से उनको अपने राइट के लिए जो रिवॉल्ट करना पड़ा, उसी रिवॉल्ट को हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहते हैं। व्हिच अकर्ड इन 1789। याद रखना बच्चों, 1789 तक फ्रांस कंट्रोल में रहा। फ्रांस क्या कहते हैं, फ्रांस का रिवॉल्ट हुआ और क्लर्जी और नोबल ग्रुप का एक जो सुपरियरिटी थी सोसाइटी में वो खत्म हुई। तो आप लोगों को याद रखना है कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, कब हुआ? 1789 में हुआ। एट दैट टाइम मिस्टर लुई 16 वाज किंग ऑफ द फ्रांस। आल्दो जो लुई 14 थे, उन्हीं के समय बेटे रिवॉल्यूशन की जैसे पूरी पोजीशन बन गई थी, क्योंकि लुई 14 जो थे वो बहुत ही क्रूल किस्म के राजा थे। दे ऑलवेज सेड दैट आई एम गॉड। उन्होंने एक वर्साय नाम की शहर को बसाया था। उनका कहना था कि मुझे पेरिस के गलियों में ओवर क्राउड होने की वजह से थोड़ा सफोकेशन महसूस होता है, तो मेरे लिए अलग महल बनाया जाए। तो वर्साय नाम का एक शहर बनाया गया जो महलों का शहर था। तो वहां पर जाकर के उन्होंने अपना राजमहल बाद में शिफ्ट किया। तो बेसिक हमारे कहने का मतलब ये है बेटे कि लुई 14 ने इतना मतलब बहुत फिजूल खर्चे किए थे कि उन्हीं के समय आकर के क्राइसिस, इकोनॉमिकल क्राइसिस हो गई थी और कंडीशन रिवॉल्यूशन उन्हीं के समय पहुंच गई थी। बट ही वाज आल्सो वेरी क्रूल किंग। ही ऑलवेज सेड दैट ही इज गॉड। जो वो सोच लेते हैं वही कानून होता है। तो इस वजह से उन्होंने किसी तरीके से दबाए रखा, लेकिन उस रिवॉल्यूशन की पोजीशन को दबाए रखा। लेकिन लुई 16 तक आते आते कंडीशन एक्सप्लोजिव हो गई और फ्रांस का रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया। तो उस समय बेटे बता दें, मेरी एंटियोवा जो थी, जो कि ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी, उनकी शादी मतलब लुई 16 से हुई थी। तो ये सब आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा। दिस इज नॉट सिलेबस ऑफ द क्लास 10th। आपको क्लास 10th में इतना याद रखना है कि 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन डिफर फ्रॉम द अदर रिवॉल्यूशंस बिकॉज जो अदर रिवॉल्यूशन है बेटे, जो दूसरे देशों की रिवॉल्यूशन है, वहां पर हम ये देखने के लिए पाते हैं वी फाइंड आउट दिस थिंग्स दैट इन अदर रिवॉल्यूशन में बेटे एक रीजन दिखाई देते हैं। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन पहला रिवॉल्यूशन था जो कि कॉमन पीपल के लिए होने वाला रिवॉल्ट था। तो 1789 में हुआ। कॉमन पीपल के राइट्स के लिए होने वाला पहला रिवॉल्ट था बेटा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज द फर्स्ट रिवॉल्ट व्हिच अकर्ड फॉर द कॉमन पीपल, दैट वाज इन 1789, दैट अकर्ड इन 1789। और कौन उस समय किंग थे? एट दैट टाइम किंग वाज मिस्टर लुई 16। एट दैट टाइम किंग ऑफ द फ्रांस वाज लुई 16। इन 1789 में लुई 16 किंग था, उनके समय पे ये रिवॉल्ट हुआ। और किसके लिए हुआ बेटा? इक्वलिटी के लिए हुआ, फॉर कॉमन पीपल के राइट्स के लिए हुआ और इक्वलिटी स्टेब्लिश हुई। ये याद रखना। और 3 वर्ड्स खास करके याद रखना, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। दिस इज द रिजल्ट ऑफ, दिस इज द डोनेशन बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टू द वर्ल्ड। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, वेयर लिबर्टी मीन्स पर्सनल फ्रीडम, फ्रीडम, एवरीवन हैव फ्रीडम, लिबर्टी फ्रीडम, फ्रेटर्निटी भाईचारा, एवरीवन ऑल इक्वल and they are just like brother and brother, and liberty, fraternity and equality मतलब everyone is equal before the law. There is no discrimination, there is no partiality, there is no upper class, no clergy or noble like these people, everyone are equal before the law of the France. तो इस तरीके से ये चीजें याद रखना। फिर बच्चों इतना ही आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आपसे रिलेटेड है। आपको बस इतना याद रखना है कि बेटे मैं आपको बता दूं, बिना राइट्स के किसी भी बंदे के अंदर एक फीलिंग्स नहीं जनरेट हो सकती है, जिसे नेशनलिज्म कहते हैं, पैट्रियोटिक फीलिंग्स नहीं जनरेट हो सकती है। इसी वजह से बेटा एशियन टाइम पे इंडिया को भी जो फॉरेनर्स इन्वेडर आते थे बहुत आसानी से कैप्चर कर लेते थे। कारण क्या था कि बेटे जो कॉमन पब्लिक थी उनसे कोई मतलब नहीं था, उनके पास राइट नहीं थे। इस वजह से दे हैव नो इंटरेस्ट, कोई पेट्रियोटिसिज्म नहीं था उनके अंदर, नेशनलिज्म नहीं था उनके अंदर। तो इस वजह से दे वर नॉट टेकिंग द इंटरेस्ट। इस वजह से जो अटैकर आते थे वो अटैक करके राजा और उसकी आर्मी को हराने के बाद तुरंत सबको अपने कंट्रोल में कर लेते थे। बट सोचो टुडे सिनेरियो, एवरीवन इज एंजॉयिंग द राइट्स, दैट्स व्हाई एवरीवन हैज द पेट्रियोटिक फीलिंग्स। एंड टुडे अगर थोड़ा सा भी पाकिस्तान या चाइना हमारी तरफ गलवान घाटी या कहीं पर भी आंख उठा के देखता है तो पूरा भारत एक साथ खड़ा हो जाता है। इसी को बेटा हम लोग कहते हैं फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। तो बच्चों जब फ्रांस में ये हो गया तो वहाँ के जो नेशनलिस्ट लोगों ने थे, जो नेशनलिस्ट लोग थे बेटा उन्होंने कुछ ट्रेडिशंस को डेवलप किया, कुछ कॉन्सेप्ट को डेवलप किया
जिसके कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट, ठीक है, प्रैक्टिसेस कुछ उन्होंने ऐसा करना स्टार्ट किया कि ताकि फ्रांस के लोगों के अंदर एक फीलिंग जनरेट हो जो कि नेशनलिज्म की फीलिंग हो। इसे कहते हैं बेटा प्रैक्टिसेस टू द डेवलपमेंट ऑफ द फ्रांस के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने बेटा एक फीलिंग्स जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। दे हैज आल्सो स्टार्टेड ए जनरेशन ऑफ द फीलिंग्स ऑफ द नेशनलिज्म इन द पीपल ऑफ द फ्रांस। इसके लिए उन्होंने कुछ ट्रेडिशंस कुछ कंडीशंस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। इसी को कहते हैं बेटा प्रैक्टिसेस टू डेवलप कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशन। प्रैक्टिसेस कौन कौन सी प्रैक्टिसेस थी बेटा? प्रैक्टिसेस टू develop the concept of the नेशन स्टेट की फीलिंग्स जनरेट करने के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशन। तो पहला उन्होंने क्या किया, जब फ्रांस का रिवॉल्ट हो गया तो वहाँ के जो नेशनलिस्ट लोग थे, जो राष्ट्रवादी लोग थे, उन्होंने वहाँ के फ्रांस के पब्लिक के अंदर एक फीलिंग जनरेट करने के लिए, नेशनलिज्म की फीलिंग्स जनरेट करने के लिए, नेशंस की फीलिंग जनरेट करने के लिए कुछ चीज़ों को, कलेक्टिव बिलोंगिंग चीज़ों को डेवलप करने का प्लान किया। उसी को हम लोग कहते हैं बेटा फीलिंग्स ऑफ द डेवलप टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशंस के फीलिंग्स को जनरेट या स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ उन्होंने ट्रेडिशन, कुछ उन्होंने एक्टिविटीज करना स्टार्ट किया। उसी को हम लोग कहते हैं बेटा। तो अब पहला आता है बेटा द आइडिया ऑफ द, पहला जो आता है बेटा द आइडिया ऑफ द ला पेट्रे। ठीक है, याद रखना द आइडिया ऑफ द ला पेट्रे। तो पहला आता है बेटा द आइडिया ऑफ ला पेट्रे। तो सबसे पहले याद रखना आपका द आइडिया ऑफ ला पेट्रे। ठीक है बच्चों, द आइडिया ऑफ द ला पेट्रे, द आइडिया ऑफ ला पेट्रे। तो द आइडिया ऑफ द ला पेट्रे क्या होता है बेटा? फादरलैंड, द कॉन्सेप्ट ऑफ द फादरलैंड, द कॉन्सेप्ट ऑफ द फादरलैंड। जैसे बेटा हम लोग कहते हैं ना दिस इज द मदरलैंड, ये मदरलैंड की फीलिंग्स है, तो वैसे द आइडिया ऑफ द फादरलैंड की फीलिंग जनरेट हुई बच्चों। आइडिया ऑफ द फादरलैंड क्या होता है कि पितृभूमि, जैसे हम लोग कहते हैं मातृभूमि, वैसे वो लोग आइडिया ऑफ द फादर ला पेट्रे मतलब फादरलैंड का कॉन्सेप्ट जनरेट किया कि ये हमारी जन्मभूमि है, ये हमारी फादरलैंड, ये हमारी पितृभूमि है, ये हमारी ऐसा करके। और उन्होंने लॉ ऑफ सिटियन, लॉ सिटियन। तो लॉ सिटियन बेटा क्या होता है? लॉ सिटियन क्या होता है? लॉ सिटियन क्या होता है कि मतलब एक सिटीजनशिप, बेटा हम सब वी आर द सिटीजन ऑफ फ्रांस या वी आर द पीपल ऑफ द फ्रांस, मतलब जैसे एक ये भाषा जब होती है हम भारत के लोग, तो ये दिस वर्ड शो द इक्वलिटी एमंग द ऑल सिटीजन ऑफ द इंडिया, मतलब एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया आर इक्वल, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन एमंग द डिफरेंट सिटीजन ऑफ द वर्ड। तो ये लॉ ऑफ सिटियन का एक कॉन्सेप्ट आया। तो पहला कॉन्सेप्ट आया फादरलैंड का कॉन्सेप्ट आया, दूसरा आया बेटा लॉ ऑफ सिटियन। फिर तो लॉ ऑफ सिटियन मतलब सिटीजनशिप, मतलब सिटीजन एमर्ज्ड, एक मतलब ये दो आइडियाज एमर्ज हुए फादरलैंड की, मतलब एक कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ, कॉन्सेप्ट ऑफ द फादरलैंड, जिसे लॉ ऑफ पेट्रे कहा गया, लॉ ऑफ पेट्रे PATIRE पेट्रे, एंड लॉ ली सिटियन कहा गया LE ली सिटियन CIITOYEN लॉ सिटियन कहा गया। सिटियन मतलब एक का मतलब होता है बेटा फादरलैंड, जैसे हम लोग मातृभूमि के नाम कहते हैं कि हमारी मातृभूमि है, हम इसके लिए खास करके हमारे सैनिकों के अंदर एक फीलिंग जनरेट की जाती है, दिस इज योर मदरलैंड एंड टू सेव इट यू हैव टू गिव योर लाइफ विदाउट एनी हेजिटेशन, ऐसा करके तो वो एक फीलिंग सी जनरेट की जाती है, दैट इज द फीलिंग्स ऑफ द नेशनलिज्म। एंड लॉ ऑफ सिटियन का मतलब समझ में आया कि लॉ ऑफ सिटियन का मतलब हुआ सिटीजनशिप की फीलिंग। सिटीजनशिप का मतलब ये हुआ कि ऑल द, हम भारत के लोग जैसे हम यूज करते हैं, तो इसका मतलब ये वर्ड शो करता है कि देयर इज ए वेरी मच
equality among the all people of India. There is no discrimination among the different people of the India, and the real power is present in the people of the India. This is meaning of हम भारत के लोग। तो ऐसे एक सिटीजनशिप मतलब हम पीपल ऑफ द फ्रांस कुछ ऐसा जनरेट किया गया। इसके बाद बच्चों इट एम्प्लॉयड ऑल द पीपल एंजॉय द राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहा गया कि आप बेटे जो फ्रांस में जो अभी तक सोसाइटी क्लर्जी नॉवेल्स एंड कॉमन पीपल में डिवाइड था वैसा नहीं है। बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी वन इज इक्वल एंड राइट टू इक्वलिटी स्टेब्लिश किया गया बिफोर द लॉ, यानी कानून के सामने सबको इक्वल डिक्लेयर किया गया। एंड ए न्यू फ्लैग, देखो बेटा पहले जो फ्लैग था दैट वाज वो जो पहले फ्लैग था जिसे पहले प्रैक्टिस किया जाता था वो फ्लैग शो करता था दैट दिस इज द सिंबल ऑफ द किंग, वो राजा की सिंबल को शो करता था। ये सिंबल ऑफ किंग मतलब ये राजा को शो करता था। लेकिन न्यू फ्लैग व्हिच वाज फ्लाइंग व्हिच वाज डिजाइन वाज रिप्लेस टू द फॉर्मर रॉयल फ्लैग को उसने रिप्लेस कर दिया और वो एक देश को नेशंस को रिप्लेस करता हुआ एक फ्लैग बनाया गया। जैसे अब भी बेटे जब हमारा फ्लैग होस्ट किया जाता है तो लोगों को एक फीलिंग्स आती है, नेशनलिज्म की फीलिंग जनरेट होती है। तो वैसे बेटा क्या कहते हैं न्यू फ्रेंच फ्लैग वाज डिजाइन एंड व्हिच रिप्लेस टू द रॉयल फ्लैग ऑफ द फ्रांस, जो फ्रांस के रॉयल फ्लैग को रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह पर आकर के अपने स्टेब्लिश हुआ जाकर के। ठीक है बच्चों, इसके बाद स्टेट जनरल जो था स्टेट जनरल को बेटा रीनेम्ड कर दिया गया। स्टेट जनरल कहा जाता है राजा की जो असेंबली होती थी जिसमें कॉमन पीपल एंड सारे रिप्रेजेंटेटिव रहते थे। कॉमन पीपल के रिप्रेजेंटेटिव रहते थे 600 समथिंग कॉमन पीपल के थे एंड क्लर्जी ग्रुप के थे, नॉबल ग्रुप के थे। क्लर्जी ग्रुप से 300 रिप्रेजेंटेटिव थे, नॉबल ग्रुप से भी 300 थे, जबकि कॉमन पीपल से के रिप्रेजेंटेटिव 600 समथिंग थे। तभी तो स्टेट को वो क्या नाम से टेनिस कोर्ट में वही लोग तो बैठे थे जो कॉमन पीपल के रिप्रेजेंटेटिव थे 600 वही लोग तो बैठे थे और उन्होंने कहा अब आर पार की लड़ाई होगी, अब ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो वहीं से फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट ही हुआ था। तो स्टेट जनरल, उस स्टेट जनरल का नाम जिसकी मीटिंग लुई 16 बुलाने जा रहे थे क्योंकि वो नए टैक्सेस लगाने जा रहे थे। क्यों नए टैक्सेस लगाने जा रहे थे? क्योंकि बेटा बिकॉज ऑफ द अननेसेसरी एक्सेसिव एक्सपेंडिचर की वजह से जो फ्रांस का खजाना था बेटा वो खाली हो गया था, जिसकी वजह से वो नए टैक्सेस लगा करके उसको फुलफिल करना चाहते थे लुई 16। तो उन्होंने स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई ताकि न्यू टैक्सेस कैन बी अप्रूव्ड बिकॉज एट दैट टाइम दैट न्यू टैक्सेस वर अप्रूव्ड बाय द स्टेट जनरल। तो स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी। तो उस स्टेट जनरल का नाम बेटे जो कि राजा की सभा होती थी, रिप्रेजेंटेटिव कम और राजा की सभा ज़्यादा होती थी, उसका नाम बदल करके नेशनल असेंबली कर दिया गया और इसके जो मेंबर थे बेटा दे स्टार्टेड टू नाउ बी इलेक्टेड। अब वो इलेक्टेड होने लगे, अब उनको क्या कहते हैं तो ये स्टेट जनरल का नाम बदल बेटा असेंबली हो गया। अब जो न्यू हाइम्स थी, जो ओथ ली जाती थी बच्चों, वो पहले ऑन द नेम ऑफ द किंग के नाम पे ली जाती थी बेटा, ऑन द नेम ऑफ किंग के नाम से ली जाती थी कि हम राजा के रॉयल्टी के लिए, रॉयल फैमिली के लिए डेडिकेटेड हो गए। वो बेटा अब खत्म हो गया। अब जो भी ओथ ली जाने लगी, जो भी ओथ लेता था दैट वाज टेकन ऑन द नेम ऑफ द नेशन, वो देश के नाम पे हम वी आर डेडिकेटेड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फ्रांस, ऐसा उन लोगों ने डेवलप किया। जैसे आज भी हम लोग कहते हैं हम देश की रक्षा के लिए, तो वो कभी किसी बंदे के नाम की शपथ नहीं ली जाती है, एक पोस्ट के नाम पे शपथ नहीं ली जाती है, ओथ ऑलवेज इज टेकन ऑन द नेम ऑफ द कंट्री, देश के नाम पे ली जाती है। तो वो स्टार्ट किया गया ताकि लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग जनरेट हो, और तो वो ओथ स्टार्टेड टू बी टेकन ऑन द नेम ऑफ। और इसके बाद बेटा एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से स्टेब्लिश किया गया कि सब जगह एक होगा। मेजरमेंट की यूनिट को क्या बेटा मेजरमेंट की यूनिट को डिफाइन किया गया, वेट की यूनिट को डिफाइन किया गया, मतलब सेंट्रलाइज यूनिफॉर्म लॉ बनाया गया कि सब जगह पूरे फ्रांस के लिए एक ही जैसे लॉ होंगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और ये नहीं है कि जैसे पहले क्या था कि वेट की कहीं यूनिट कुछ और थी, कहीं की और थी, तो वो बेटा अब यूनिवर्सलाइजेशन कर दी गई, वेट की यूनिट हर जगह एक होगी, मेजरमेंट की यूनिट हर जगह एक ही होगी। ठीक है बच्चों, ये भी किया गया, ये भी दैट वाज न्यू थिंग्स। एंड इसके बाद यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। इसके बाद जो ओल्ड कस्टम थे या ग्रीड्स थी, गिल्ड थी, गिल्ड कहा जाता है बेटा पुराने ऑर्गेनाइजेशन विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ द टैक्सेस, उनको अबॉलिश कर दिया गया, न्यू टैक्सेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया।
एंड फ्रेंच विच वाज स्पोकन मेजर पीपल ऑफ द फ्रांस। फ्रांस बेटा फ्रेंच लैंग्वेज जो कि बहुत ढेर सारे लोगों के थ्रू बोली जाती थी, बहुत ढेर सारे लोगों के थ्रू प्रैक्टिस की जाती थी, उसे लैंग्वेज ऑफ द फ्रांस डिक्लेयर कर दिया गया, नेशनल लैंग्वेज ऑफ द फ्रांस डिक्लेयर कर दिया गया। तो बच्चों ये वो चीज़ें थी जिनके थ्रू फ्रांस के लोगों के अंदर एक फीलिंग्स जनरेट करने की कोशिश की गई, और वो फीलिंग थी फीलिंग ऑफ द नेशनलिज्म। फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म जनरेट करने का एक प्लान किया गया। फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म को एक्टिव करने के लिए, जनरेट करने के लिए जो भी प्लान किया गया, दैट वाज लेटर ऑन कम टू नोन एज ए नेशनलिज्म की फीलिंग्स जनरेट हुई और नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ इन फ्रांस। क्लियर बच्चों? तो आप लोगों ने फ्रांस नेशनलिज्म में फ्रांस की नेशनलिज्म की फीलिंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जनरेट करने के लिए नेशंस के लिए कौन कौन से कोशिश की है, उसी को कहा जाता है प्रैक्टिसेस टू डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशन। अब मतलब अब वो टाइम धीरे से गया, इसी वजह से हम बेटा फ्रेंच रिवॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं कि जो फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म है वो स्टार्ट की गई, शुरू की गई या शुरू ही टू डेवलप इन फ्रॉम द फ्रांस। फ्रांस से डेवलप होना शुरू हुई कि देश क्या होता है, व्हाट आर द ड्यूटीज एंड व्हाट आर द इमोशंस टूवर्ड्स अवर कंट्री। ये फीलिंग सबसे पहले इसकी कोशिश कहाँ की गई बेटा? फ्रांस में की गई। इसी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन को हम नेशनलिज्म के टॉपिक में, नेशनलिज्म का जो टॉपिक होता है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोगों को समझ में आया कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट किए गए। पहला कॉन्सेप्ट किया गया आइडिया ऑफ द आइडिया ऑफ द ला पेट्रे, यानी फादरलैंड की ला पेट्रे, PATRIE, द कॉन्सेप्ट ऑफ द ला पेट्रे मतलब फादरलैंड, पितृभूमि जिसे कह सकते हैं, मातृभूमि जैसे वैसे वैसे पितृभूमि, या हमारे पूर्वों की जमीन है और हमारा इसमें जो है हमारा है। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ। दूसरा चीज मैंने आप लोगों को बताया बेटे लॉ ऑफ सिटीजन, मतलब एक सिटीजनशिप। हम फ्रांस के नागरिक हैं, हम किसी राजा के अंडर की प्रजा नहीं है, हम वी आर द पीपल ऑफ द फ्रांस, ऐसा करके लॉ सिटीजन स्टार्ट किया गया। इसके बाद इट इम्प्लाइड द इंजॉय ऑफ इक्वल राइट्स एस्टेब्लिश किए गए कि सब लोग इक्वलिटी होगी, तभी बेटे नेशनलिज्म की फीलिंग्स आ सकती है। व्हेन देयर इज ए इक्वलिटी, तो इक्वलिटी एस्टेब्लिश की गई बिफोर द लॉ एंड इट, मतलब सब लोग फ्रांस के कानून के सामने बराबर हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इसके बाद न्यू फ्लैग डिजाइन किया गया और वो फ्लैग राजा के नाम पर नहीं, दैट फ्लैग वाज नाउ डिजाइन ऑन द नेम ऑफ द कंट्री। ठीक है, which shows the country, not it was showing to the वो बेटा कंट्री के नाम, कंट्री को डोनेट करता था, ना कि आपके फ्रांस की प्रजा के लिए, ना कि फ्रांस के राजा के लिए। तो इट आल्सो एम्फेसाइज टू द कंट्री इन प्लेस ऑफ द रॉयल इट। एंड इसके बाद बच्चों एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से स्टेब्लिश किया गया। मैंने बताया था स्टेट जनरल का नाम बदल करके स्टेट जनरल वाज रीनेम्ड एज ए जनरल असेंबली, या नेशनल असेंबली उसका नाम दे दिया गया। और स्टेट जनरल के बारे में मैंने बताया दैट वाज द, वो राजा की वो सभा होती थी, राजा की सभा होती थी जिसमें ठीक है, तो उसको बदला गया। इसके बाद न्यू हैम्स, जो हैम्स ली जाती थी, जो शपथ ली जाती थी बेटा वो देश के नाम पे ली जाना स्टार्ट हुई इन प्लेस ऑफ द किंग, या जो राजा के नाम पे ली जाने वाली शपथ थी उसको बेटा अब दैट वाज स्टार्टेड नाउ टेकन ऑन द नेम ऑफ द कंट्री एंड लोकल, ये इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज ये हटा दिए गए बेटा, ओल्ड गिल्ड्स खत्म कर दिए गए। इन प्लेस ऑफ जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्टेब्लिश किया गया, वेट एंड मेजरमेंट को यूनिफॉर्मलाइजेशन किया गया एंड इसके बाद यूनिवर्सलाइजेशन किया गया, हर जगह एक किए गए कि जहाँ पर जो केजी होगा हर जगह एक होगा। एंड जो मेजरमेंट की यूनिट्स मीटर या जो भी उस समय एक्सेप्ट की गई, ईल एक्सेप्ट की गई, वो सबसे शुड बी सिमिलर एवरीवेयर ऑल ओवर द फ्रांस।